हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज बहुत ही जगहों पर विज्ञान का सेंटर परीक्षा हुआ है। इस सेंटर परीक्षा में 1 से लेके 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना था। तो आप लोग 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही आसानी से बना चुके होंगे, क्योंकि सब मेरा ही पढ़ाया हुआ आया था। अगर आपका सेंटर परीक्षा नहीं हुआ है विज्ञान का, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 8789307304। इस पे आपको क्या करना है, बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं, और ये प्रश्न आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। तो शून्य यानी निर्वात में होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और ये भी प्रश्न हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि प्रिज्म से होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। और ये प्रश्न हम आपको 10 बार से ज्यादा बार बताए हैं। तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। और ये भी प्रश्न बहुत बार बता चुके हैं कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो 5 सतहों से घिरा होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप लोग हमसे लास्ट तक पढ़िएगा तो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर आएगा। ये हमारा गारंटी है, ये हम लिख के दे देते हैं। इसीलिए जो हम व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर दिए हैं उस पर आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए। और जब भी क्लास होगा तो आपके पास लिंक जाएगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जितना भी प्रश्न पूछा गया है सेंटर परीक्षा में वो सभी प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विद्युत विभव है। तो जो विद्युत विभव होता है ये अदिश राशि होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोगों को क्या करना है कि क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। 8 नंबर प्रश्न देखिए कितना आसान पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो मोटर गाड़ी होता है उसके साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तब वो किस किरण मुड़ती है, किस ओर, तो अभिलंब के निकट मुड़ती है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए कितना आसान पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, और टेस्ला को टी से सूचित करते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न
प्रश्न है कि समानांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है, तो R प्रतिरोध बराबर होगा। तो ये क्या होता है कि 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। और जब यहाँ पे आप लोग इसका बट्टा का जोड़ बनाइएगा तो क्या होगा, R1 प्लस R2 और बट्टा के नीचे होगा R1 इंटू R2, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। और 12 नंबर भी प्रश्न पढ़ाया हुआ है कि जूल प्रति कूलम को कहा जाता है, तो 1 वोल्ट कहलाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है, तो ये उल्टा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष नेत्र वाला साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तु को साफ देख सकता है, ये थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न हम 1000 बार बताए हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। और 15 नंबर भी प्रश्न हम 1000 बार बताए हैं कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत ही अत्यधिक बढ़ जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि बिजली का सुचालक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली यानी विद्युत का सुचालक कौन होता है, तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। और ये भी प्रश्न कई बार बता चुके हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है। और जो उदासीन होता है वो 7 होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक होता है, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे आपको जो बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये भी कई बार आपको बता चुके हैं कि NaHCO3 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं, तो किस में 3 आबंध होते हैं, तो C3H4 में होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, और ये भी प्रश्न हम कई बार बता चुके हैं, तो ये एल्केन का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, तो ये भी प्रश्न हम बता चुके हैं, जो पढ़ाए हैं वही आया है। इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितना अच्छा नंबर आएगा अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो प्लीज आप लोग हमसे पढ़िए। और डेली हमसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं और आप भी काफी अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है तो 4 होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 23 नंबर भी प्रश्न देखिए, अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है तो कितना होता है, तो 3:1 होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होता है और HNO3 अनुपात 1 होता है। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, हमारे शरीर का पीएच मान की सीमा का सही तरीके से कार्य करती है, तो 7 से लेके 7.8 के बीच में करती है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी पढ़ाया हुआ ही प्रश्न यहाँ पे आया है सेंटर परीक्षा में, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, कौन सी अधातु कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, ये भी पढ़ा चुके हैं, ब्रोमीन। अगर धातु पूछे तो पारा होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछे
पूछ रहा है कि कौन सा अधातु, तो अधातु ब्रोमीन होता है। अगर धातु पूछे कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न है कि एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है, तो एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 27 नंबर प्रश्न हम कल ही बताए थे आपको कि निम्नांकित में से कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है, तो एथाइन का उपयोग धातुओं को वेल्डिंग यानी दो धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रिक नियम दिया, तो ये भी आपको बता चुके हैं कि डोब्राइनर ने त्रिक नियम दिया। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो न्यूलैंड्स था ये अष्टक नियम दिया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या थी, तो आवर्तों की 7 संख्या थी। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है। जो कोयला और पेट्रोलियम क्या है, तो ये जीवाश्म ईंधन है, ये सबको पता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। जितना भी हम आपको पढ़ाए हैं सब लड़ गया है, और जो बच्चे हमसे पढ़ते होंगे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जितना हम पढ़ाए हैं उतना लड़ा है कि नहीं लड़ा है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो वायु, जल, मृदा ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। ये भी हम आपको बताए हैं कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है या कितना होता है, तो कैल्शियम यानी Ca का परमाणु संख्या 20 होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो क्लोरोफिल, CO2 तथा जल, सूर्य का प्रकाश ये सभी आवश्यक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक अपघटक है, तो बैक्टीरिया अपघटक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। और 35 नंबर भी प्रश्न कई बार बता चुके हैं कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो जो पपीता होता है ये एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 36 नंबर प्रश्न देखिए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो साधारण मटर के पौधे को चयन किया था। ये 1000 बार आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तो जनन के द्वारा करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर भी प्रश्न देखिए कितना आसान है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है, तो स्त्री केसर का आधारीय भाग अंडाशय कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। यहाँ पे हम कई बार बता चुके हैं कि जो AB रक्त समूह वाला वर्ग है ये सबसे रक्त ले सकता है, लेकिन ये किसी को रक्त नहीं दे सकता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है, तो पृथक्करण का नियम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन पुनर्विध भवन की उदाहरण है, तो हाइड्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43
43 नंबर प्रश्न है कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है, तो 6 महीना के भीतर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, तो इंसुलिन सक्रिय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न कई बार बता चुके हैं कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो जो ऑक्सिन जो वृद्धि हार्मोन होता है ऑक्सिन, ये पादप हार्मोन है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, और ये भी प्रश्न हम कल ही आपको बताए थे कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे वो पूरा एकदम 100% बना लिए होंगे। यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है, तो यहाँ पे देखिए जो लंबा होता है ये प्रभावी गुण होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि लेंस सूत्र है, इसमें से लेंस सूत्र क्या होता है, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि द्विअवतल लेंस को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और 51 नंबर प्रश्न देखिए कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए 52 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर आप इतने आसान क्वेश्चन क्यों करवाते हैं, तो बिल्कुल आसान ही आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए ज्यादातर हम आसान कराते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन हम भारी करवाते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को हमसे पढ़ना है और बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है। अगर आप लोग मन लगा के पढ़ लिए तो बाबू मेरे आपका 480 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है, ये हम लिख के दे देते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है कि कौन से रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि कौन से रंग खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है, तो लाल रंग का प्रयोग होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 54 नंबर प्रश्न तो कई बार बताए हैं कि विद्युत तार यानी जो विद्युतमय तार होता है उसका सामान्यतः रंग कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, जो विद्युत मोटर होता है वो परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो विद्युत मोटर होता है ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जो विद्युत जनित्र होता है वो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये आपको याद रखना है। और 56 नंबर भी प्रश्न कई बार बता चुके हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, तो चालक का लंबाई जितना ही अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। चालक की प्रकृति पर, अगर चालक का प्रकृति अच्छा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, अगर चालक की प्रकृति खराब होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। और यहाँ पर तीसरा देखिए, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अगर चालक तार की जो चालक तार है अगर ये मोटा होगा तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा, अगर पतला होगा तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, यानी सभी पर निर्भर करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57
57 नंबर प्रश्न है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो 6.25 गुणे 10 के पावर 8 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका उपयोग हम नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में करते हैं। तो कई बार बता चुके हैं कि कैडमियम के छड़ का होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। कई बार आपको पढ़ा चुके हैं कि किस देश को पवनों का देश कहते हैं, तो डेनमार्क को कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसमें से अपघटन का उदाहरण कौन सा है। तो जो ये पहला वाला समीकरण दिया है यही है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र है तो CHCl3 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन लवण है। तो सबको पता है कि NaCl लवण है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 63 नंबर प्रश्न देखिए कई बार बता चुके हैं और ये प्रश्न हम होमवर्क भी देते हैं कि लोहे की परमाणु संख्या होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 64 नंबर। और 64 नंबर प्रश्न तो हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। ये प्रश्न बार बार हम रिपीट करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 65 नंबर भी प्रश्न देखिए कितना आसान है कि हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो फेरस यानी लोहा का अयस्क है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर। और 67 नंबर भी प्रश्न हम कई बार पढ़ा चुके हैं कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी बार हम आपको बता चुके हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। और 69 नंबर भी हम आपको प्रश्न बता चुके हैं कि रबड़ एक बहुलक है, तो जो रबड़ है ये आइसोप्रीन का बहुलक है, इसे आपको याद रखना है। ये कई बार बता चुके हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रबड़ की खेती किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो केरल राज्य में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि कार्बन के अपरूप हैं, तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये तीनों क्या है, कार्बन के अपरूप हैं, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 होती है। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 होगा, लेकिन यहाँ पे संख्या पूछा है तो 46 होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। ये भी कई बार बता चुके हैं। वृक्क यानी जो किडनी होता है ये उत्सर्जी अंग होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न हम आपको कल ही पढ़ाए थे कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। और 74 नंबर प्रश्न हर एक 2 दिन पे रिपीट होता है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया पूर्ण किसमें होती है, तो छोटी आंत में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देखिए कि उच्च रक्तचाप कहलाता है
तो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है, तो हाइपरटेंशन कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न देखिए कि एंड्रोजन है, तो सबको पता है कि एंड्रोजन क्या है, तो नर्लिंग हार्मोन है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो टेस्टिन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि पुरुष का मैथ्यून अंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुष का मैथ्यून अंग है तो सीसन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 79 प्रश्न देख लीजिए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि बीजपत्र कार्य करता है, तो बीजपत्र क्या कार्य करता है, तो सुरक्षा का कार्य करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको सेंटअप परीक्षा जो आज विज्ञान का कुछ जगहों पर, बहुत जगहों पर नहीं हो पाया है, कुछ जगहों पर हुआ है। आज बहुत ही जगहों पर इंग्लिश और सोशल साइंस का हुआ है और कुछ जगहों पर हिंदी और विज्ञान का हुआ है। तो उसी विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर है। कोई लड़का हमारे पास भेजा था तो सोचे कि हम आपको बता दें, और आपको क्वेश्चन पेपर देख के पता चल गया होगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं। जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा आपके परीक्षा में, ये हमारा गारंटी है, लिख के दे देते हैं आपको। तो इसीलिए अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़िए। 87 89 30 73 04। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, यहाँ पे 480 प्लस नंबर लाना है, तो आप हमसे जरूर जुड़िए। और इस वीडियो को अपने जितने भाई बहन दोस्त हैं, कोचिंग के लड़के हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जिस दिन विज्ञान का सेंटअप परीक्षा हो उस दिन उन लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को याद से सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करके बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।